करेंगे वाई सोवियत इकोनॉमी मोर डेवलप्ड आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू। तो वर्ल्ड वॉर टू के बारे में बात करें तो वर्ल्ड वॉर टू कब से कब तक था? 1939 से 1945 तक हुआ। अब उसकी इकोनॉमी क्यों डेवलप थी ज़्यादा, ये हमने अभी पढ़ा था। जब इनका आपस में वर्ल्ड वॉर हुआ तब क्या हुआ? एक्सेस पावर हार गए, ओनली एलीट पावर्स जीते। अब एलीट पावर में भी फ्रांस और ब्रिटेन जो थे वो हार गए थे। वो भी हार गए थे क्यों? एलीट पावर में होने के बाद भी, क्योंकि फ्रांस का जो बॉर्डर था वो यूरोप से लगा हुआ था ऑलरेडी, और ब्रिटेन भी बहुत दूर नहीं था जर्मनी से। लेकिन जब उनके बीच में झगड़ा हुआ, उनके बीच में वॉर चल रही थी, तो फ्रांस और ब्रिटेन की भी इकोनॉमिक कंडीशंस ख़राब हो गई थी। जब भी कभी वर्ल्ड वॉर होता है या कोई भी वॉर होती है, तब उसमें क्या होता है? बहुत नुकसान होता है, काफ़ी डिस्ट्रक्शन होता है। तो उस डिस्ट्रक्शन की वजह से सारा उनका इकोनॉमिक कंडीशंस ख़राब हो गई थी। यूएस और यूएसएसआर को क्यों नहीं फ़र्क पड़ा था? क्योंकि यूएस ऑलरेडी बहुत दूर था, यूएसएसआर भी काफ़ी उनसे दूर था। और जो फ्रांस और ब्रिटेन थे वो काफ़ी पहले से लड़ रहे थे, 1939 से लड़ते आ रहे थे वर्ल्ड वॉर। जबकि यूएस और यूएसएसआर 1942 के बाद उन्होंने ज्वाइन करा था इस लड़ाई को। तो इसलिए उनकी कंडीशन ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इस वजह से फ्रांस और ब्रिटेन भी हार गए। तो बचा कौन था? सिर्फ यूएस और यूएसएसआर भी बचे थे, सिर्फ बचे थे। अब वर्ल्ड वॉर टू होने के बाद भी यूएसएसआर इकोनॉमिकली काफ़ी स्टैब्लिश था, काफ़ी मजबूत था। उसके पीछे रीज़न क्या था? आप देखो, ये रेड एरिया में यूएसएसआर काफ़ी बड़ा था, ठीक है, वो काफ़ी एरिया, उसके पास काफ़ी कंट्रीज थी, उसके पास काफ़ी एरिया था। और भी उसके पीछे कई कई सारे रीजंस थे, जैसे उनका कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क था। मीन्स उनका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग था, आपस में कांटेक्ट करने के लिए, आपस में चीज़ें एक्सचेंज करने के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए उनके पास प्रॉपर सिस्टम था। साथ ही साथ उनके पास रिसोर्सेज बहुत थी, जैसे कि ऑयल, आयरन, स्टील। इसकी बात करें तो लाइक ऑयल से यू विल गेट मोर ऑफ द एनर्जी, आयरन स्टील से वो लोग रेलवेज वगैरह बनाते थे। तो उनका जो ये पूरा नेटवर्क सिस्टम था वो काफ़ी ज़्यादा, लाइक काफ़ी ज़्यादा वास्ट था, काफ़ी ज़्यादा वाइड था, जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस कभी ख़राब नहीं हुई और वो नॉर्मली चलती रही। उनका ट्रांसपोर्ट सेक्टर बहुत अच्छा था, उनके पास अच्छी रेलवेज थी, उनके पास एयरलाइंस थी बहुत अच्छी। देन उनके पास डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री थी, जो कि ऑलमोस्ट एवरीथिंग वो प्रोड्यूस करते थे, चाहे वो पेन की निब हो, कार हो या एयरप्लेन हो, वो हर चीज़ प्रोड्यूस करते थे। दैट वाज द रीज़न कि जो उनका कंज्यूमर इंडस्ट्रियल पार्ट था, जिसकी वजह से वर्ल्ड में आराम से वो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर पाते थे, इसकी वजह से उनके इकोनॉमिक कंडीशंस कभी ख़राब नहीं हुई, वो वर्ल्ड वॉर के बाद भी एज इट इज़ मेंटेन रही। करेंगे उसमें सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाला फीचर क्या था स्टूडेंट्स? देयर वाज नो अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि इवन हमारे आज तक भी नहीं है इंडिया में। वहाँ पे उस टाइम भी नो अनएम्प्लॉयमेंट था। नो अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स उनके पास कुछ भी, लाइक कोई भी ऐसा नहीं था जिसके पास काम ना हो। उनके पास बेसिक हेल्थ फैसिलिटी थी जो कि सबको मिली थी। इट वॉज प्रोवाइडेड टू ऑल। एजुकेशन एंड चाइल्ड केयर, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सबका बहुत अच्छा था। क्वेश्चन ये है कि जब उनके पास सारी फैसिलिटीज़ थी, उनके पास अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब नो अनएम्प्लॉयमेंट था, बेसिक हेल्थ फैसिलिटी थी सबके पास, एजुकेशन एंड चाइल्ड केयर था, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सबका इक्वल था। ऐसा नहीं था कि जो अमीर है वो अमीर ही हुआ जा रहा है और जो गरीब है वो गरीब ही हुआ जा रहा है। सबको इक्वल रहने की, बेसिक उनकी जो नीड्स हैं उनको फुलफ़िल करने के लिए सब कुछ था। तो वाई पीपल वर स्टिल अनहैप्पी? वहाँ के लोग, वहाँ की गवर्नमेंट क्यों अनहैप्पी थी, सिटीजन्स क्यों अनहैप्पी थे, कोई लोग क्यों क्यों खुश नहीं थे? उसके पीछे रीज़न ये था, स्टेट ओनरशिप वॉज डोमिनेंट फॉर्म ऑफ ओनरशिप, लैंड एंड प्रोडक्टिव एसेट ओन बाय द गवर्नमेंट। यू कैन सी इन दिस पिक्चर कैसे गवर्नमेंट ने सारी चीज़ें होल्ड करी हुई हैं। इसके पीछे रीज़न ये था कि जो वहाँ की गवर्नमेंट थी वो कुछ भी, जितना भी चीज़ें थी वो सब स्टेट की थी, सब गवर्नमेंट की थी। कोई कुछ भी चीज़ एक आम आदमी के लिए नहीं थी। से फॉर दी एग्जाम्पल, आप इंडिया में रहते हो, आप लैंड परचेज कर सकते हो, आप अपना कोई भी काम
खोल सकते हो, किसी भी चीज़ की ओनरशिप ले सकते हो। बट उस टाइम पे वहाँ पे ऐसा नहीं हुआ करता था। क्यों? क्योंकि वहाँ कम्युनलिज्म था। इसका मतलब ये था कि जो भी चीज़ है वो गवर्नमेंट की होगी, और गवर्नमेंट आपको जो भी आप उससे अर्न करोगे, जो भी प्रॉफिट होगा, वो डायरेक्ट गवर्नमेंट के पास जाएगा ना। गवर्नमेंट विल डिसाइड कि आपको कितना उसमें प्रॉफिट देना है। इसके पीछे उनका जो आइडियोलॉजी थी, उनकी जो थॉट प्रोसेस था, वो ये था कि वो रिच और पुअर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रखना चाहते थे, वो सबको इक्वल रखना चाहते थे। और उनकी जो ये आइडियोलॉजी थी वो बहुत टाइम तक वर्क नहीं करी। रीज़न बीइंग सिस्टम फेल। उसके पीछे रीज़न ये था कि ये सिस्टम इसलिए फेल हुआ क्योंकि वहाँ पे क्या लोगों को लगने लगा कि जो लोग मेहनत कर रहे हैं, जो लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं और स्टेट को, कंट्री को कमा के दे रहे हैं, ठीक है, उनको भी उतना ही मिल रहा है जो लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं, जो लोग उतने प्रोडक्टिव नहीं है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही थी? सबको इक्वली ट्रीट कर रही थी। तो ऐसे में जो ज़्यादा मेहनत कर रहा था वो इस चीज़ से पीछे हटने लगा। से फॉर द एग्जाम्पल, क्लास में बहुत सारे आप बच्चे हैं, उनमें से कुछ अच्छे बच्चे भी हैं, कुछ शैतान बच्चे भी हैं। अब जो अच्छे बच्चे हैं, इंटेलिजेंट बच्चे हैं, वो बहुत मेहनत करते हैं और अच्छे नंबर लेकर आते हैं क्लास में। और एक दिन क्लास में ये डिक्लेयर हो जाए कि जितने भी अच्छे बच्चे हैं जो अच्छे नंबर ला रहे हैं, उन सब के नंबर स्लैश करके जो बच्चे फेल हो रहे हैं उनके में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। इससे क्या होगा? क्लास में कोई फेल नहीं होगा और सबको एवरेज नंबर मिल जाएंगे। तो क्या होगा फिर? जो बच्चे मेहनत करके पास हो रहे होंगे और अच्छे नंबर ला रहे होंगे, हाँ, वो डिमोटिवेट होंगे। और जो बच्चे पढ़ नहीं रहे होंगे उनको और मज़े आएंगे कि अब तो हमें पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। तो दैट्स हाउ दिस होल सिस्टम गॉट फेल्ड।